हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल. Continue from the last video tutorial, sexual reproduction in flowering plant. In last video, we will discuss about the flower, its parts, essential and necessary. Now we will discuss with the another topic, free fertilization events. Which type of activities are happen during the फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो उसमें पहला जो टॉपिक था डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमें. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि पुमंग के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेंस, यानी कि पुकेशर. तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया कि जो स्टेमेन होता है उसके तीन भाग होते हैं. एक एंथर यानी कि परागकोश, परागकोश, दूसरा फिलामेंट यानी कि तंतु, और तीसरा कनेक्टिव हेयर डेट इज द संयोजी या कनेक्टिव. ओके. अब जैसा कि ये स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो एंथर है इट इज बाइलोब्ड, यानी कि ये द्विपालित है. बाइलोब्ड मतलब द्विपालित. और इन डाइथिकस कह सकते हैं हम. तो एक जो थीका होती है डेट इज नोन एज द मोनोथीकस. तो एक थीकस में दो टू पोलन सेक्स होते हैं. पोलन सेक्स होते हैं यानी कि पराग जो पुट्टी होती हैं एक उसमें दो होंगी. तो द्विपालित जो होगा यानी कि डाइथिकस जो होगा तो उसमें कितनी होंगी, चार पोलन सेक्स होंगे. कितने होंगे, चार. जैसा कि ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये बाइलोब्ड का दिखाई दे रहा है. और जैसा कि बहुत ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म आवर्त बीज पौधे होते हैं उनमें बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित परागकण या सॉरी परागकोश पाए जाते हैं. एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है. ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब इसकी बात करते हैं. ये एक्चुअल में जब बनने की जब देखते हैं जरा, जब बड स्टेज होती है, बड स्टेज ऑफ ए फ्लावर, जब फूल की बड़ी स्टेज होती है तो उस समय पर क्या होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग. कि मान लो ये एक एंथर है और ये इसकी सबसे बाहरी परत है, दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस. दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस. और इसके नीचे दूसरी सेल्स हैं जिन्हें हम कहेंगे हाइपोडर्मिस, यानी कि ये हो गई अंतस्त्वचा और ये इसके अंदरूनी होगी हाइपोडर्मिस. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल हाइपोडर्मिस की जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं का समूह जो है इट बिहेव एज आर्ची स्पोरियल सेल. किसकी तरह काम करेगा, आर्ची स्पोर यानी परसूतक कोशिका की तरह काम करना शुरू कर देगा. जैसा कि पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आर्ची का मतलब क्या होता है, एंशिएंट, सबसे पुरानी कोशिका. और स्पोरियल का मतलब हो गया स्पोर, यानी कि वो कोशिका जो स्पोर की नींव रखेगी, स्पोर बनाएगी. स्पोर बनाने वाली सबसे पुरानी कोशिका क्या कहलाएगी, आर्ची स्पोरियल. तो इस तरीके से जब ग्रुप ऑफ सेल्स, एक कोशिकाओं का समूह एक आर्ची स्पोरियल सेल की तरह काम कर ले यानी कि स्पोर बनाने की कोशिश करता है,
तो उसे कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा ये? यूस्पोरेंजिएट टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो स्पोर डेवलपमेंट कैसी होती है? यूस्पोरेंजिएट टाइप होती है। तो अब क्या होगा, जो आर्चिस्पोरियल सेल की तरह जिन सेलों ने काम करना शुरू किया था, ये वो सेल है, मान लो आर्ची स्पोरियल सेल है। इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के दो पार्ट में बढ़ जाएगी, एक अपर एंड एक लोअर। जो ऊपर वाली होगी उसका नाम होगा पेराइटल सेल, और जो नीचे वाली होगी उसका नाम होगा स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस को हम हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। और जो ऊपर वाली जो सेल कटी थी उसको पेराइटल सेल को हिंदी में कहते हैं पार्श्विका, पार्श्विका कोशिका। तो पैराइटल सेल क्या कहलाती है? पार्श्विका कोशिका। और ये कहलाती है बीजाणु जनन कोशिका। अब जो पेराइटल सेल बनी है बाहर की तरफ, पार्श्विका कोशिका बनी है, इसमें डिवीजन होगा और ये डिवाइड करके इस स्पोरोजीनस सेल को घेरने की कोशिश करेगी। तो इस पे जो डिवीजन होगा वो पेरिक्लिनल और एंटी क्लिनिकल होगा। यानी कि जो ये सेल है वो यूं डिवाइड करती हुई चलेगी, ऐसे लेयर पे लेयर बनाती हुई चलेगी। लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल बोथ टाइप ऑफ डिवीजन आर प्रोड्यूस। तो ऐसे ही लेयर पे लेयर बनाएगी। एंड एट दैट मीन टाइम जो स्पोरोजीनस सेल है, इट आल्सो डिवाइड एंड इंक्रीज इट्स नंबर बाय माइटोटिक डिवीजन। तो ये अपना नंबर बढ़ा लेती चलेगी। तो इस प्रकार जो पेराइटल सेल है वो 4-5 लेयर बना लेगी बाहर की तरफ, और जो स्पोरोजीनस सेल्स को घेर लेगी। तो जो 4-5 लेयर जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। जो सबसे बाहरी लेयर बनेगी डेट इज नॉन एज द एपिडर्मिस, जिसको हम कह सकते हैं अंतस्त्वचा। अंत से से त्वचा है ना। दूसरी होगी एंडोथीसियम, जिसको हम कह सकते हैं अंत स्थीसियम। ठीक है। उसके बाद बनेगी मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर, और उसके अंदर वाली जो सबसे अंदरूनी लेयर बनेगी जो स्पोरोजिनस टिश्यूज को चारों तरफ से घेर के रखेगी, डेट इज द टैपिटम। तो इन सब की फॉर्मेशन किससे हुई है? पास पार्श्विका अथवा पेराइटल सेल के डिवीजन से। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल होंगी, और ये हो गई हमारी टैपिटम। ठीक है, दैट इज टैपिटम। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जो स्पोरोजीनस सेल है, यहाँ से एक और टॉपिक शुरू हो जाता है। तो ये एंथर का डायग्राम हो गया, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और ये इसको यहाँ से छोटा सा बना सकते हैं। तो 1 लेयर बाहरी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लेयर। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, और जो मतलब हर बोर्ड क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डेट इज नॉन एज द माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। हिंदी में बोले तो लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। ठीक है। अब क्या होगा, जो बीजाणु जनन कोशिका बनी थी उस दौरान, जो आर्चिस्पोरियल सेल से एक बीजाणु जनन कोशिका बनी थी, और जिसका नाम था स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल या बीजाणु जनन कोशिका,
इस स्पोरोजीनस सेल के अंदर क्या होगा, अब कुछ सेल्स एक्ट एज पोलन मदर सेल को, जो वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बन गया उनमें से किसकी तरह करेगी, पोलन मदर सेल, जिसको हम कहते हैं पीएमसी शॉर्ट में, या और हिंदी में कहा जाए तो पराग कण मात्र कोशिका। क्या बन जाएगी, पराग कण मात्र कोशिका, यानी कि पोलन मदर सेल। ठीक है, तो जो भी सेल पोलन मदर सेल की तरह काम करेगी उसमें पहला विभाजन होगा मियोसिस का, तो मियोसिस 1 होगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 1। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन 1, और इससे कितनी सेल बन जाएंगी, 2। ठीक है, अब इसमें दूसरा विभाजन होगा एंड डिवीजन होगा मियोसिस 2 एंड इट विल प्रोड्यूस 4 सेल्स। कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल। इट इज नोन एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि लघु बीजाणु, कहे तो लघु बीजाणु चतुष्टक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, अभी चिपकी हुई हैं एक दूसरे के, इसलिए इसको टेट्राड बोल रहे हैं ना कि, तो इनके बीच में एक लेयर बनी हुई है जिसका नाम है कैलोज, जो इनको जोड़ करके रखती है, स्टिकी, चिपका करके रखती है। स्टिकी एलिमेंट का क्या नाम है, कैलोज। ठीक है, तो दीज आर नोन एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं इनका बनने का जो तरीका होता है, जैसे कि आइसोबाइलेटरल, ये चारों सेल ऐसे दिखाई देंगे एक दूसरे के आजू बाजू में है। कुछ केस में ऐसा होता है कि जो है कि ऐसे डिवीज़न हो जाए, जब पहला डिवीज़न तो है इस तरीके का हो जाए और दूसरा डिवीज़न इसमें ऐसा हो जाए और अगला डिवीज़न उसमें बैक साइड में हो जाए, तो एक फेज से हमें 3 सेल नज़र आएंगी। और हैं ये कितनी, टोटल 4 हैं। एक ये वाला, एक ये हो सकता है कि जो ये सेल है ये डिवाइड हुई, ऊपर वाली में पहले ऐसे डिवीज़न हो गया, मतलब वर्टिकल ऐसे इस टाइप का, तो ये 2 सेल बन गई। अब जो इसमें एक और डिवीज़न हुआ, जो ऊपर वाली सेल थी, इसमें डिवीज़न हो जाए ऐसे और इसमें हो जाए ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा, यू। तो ये शेप कैसी हो गई, टी शेप की, तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड वो टी शेप हो गए। इसी तरीके से ये डिवीज़न हो जाए ऐसे, 2 ऊपर की ऐसे डिवाइड कर जाएं और जो तीसरी है उसमें डिवीज़न यहाँ नीचे ऐसे हो जाए, तो ये एल शेप हो गया। और अगर ये चारों ऐसे डिवाइड कर जाएं तो ये आई शेप हो गया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द माइक्रोस्पोर टेट्राड विच आर जॉइंड टुगेदर बाय ए कैलोज लेयर। ठीक है, लेटर ऑन जो टेपिटम होती है, टेपिटम जो होती है वो एक कैलोज कैलोलेज एंजाइम सिक्रेट करती है, जो इनके कैलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं और ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से भी ये क्या बन गए हैं, माइक्रो स्पोर में बदल गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो टेपिटम होती है, इट आल्सो सिक्रीट ए another compound that is known as the स्पोरोपोलेनिन, जिसका क्या नाम है, स्पोरोपोलेनिन नाम का एक कंपाउंड है, ये उसको सिक्रीट करती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, इस जो निकलता है वो इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ इकट्ठा हो जमना शुरू हो जाता है इसके ऊपर ऐसे। अगर जो डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री पौधा है, डाइकोट है, तो इसमें 3 जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पर ये नहीं जम पाता है। और अगर जो ये मोनोकोट है तो इसके अंदर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर नहीं जम पाता है, तो एक जगह खाली रहेगी जहाँ पर स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन नहीं हुई। तो जहाँ पर स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन नहीं होती है उस रही हुई खाली जगह को बोलते हैं जर्म पोर, और हिंदी में बोले तो जनन छिद्र। ठीक है, और जो इसकी बाहर वाली लेयर जो बनी है स्पोरोपोलिन के जमने से, इसको कहा जाता है एक्साइन, जो कि किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की। और इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है इंटाइन, जो कि बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है,
तो एक्साइन एंड इंटाइन, हिंदी में अगर एंजाइन की बात करें इसको बोलते हैं ब्राचोल और इसको बोलेंगे अंत्यचोल। अब जो इसका न्यूक्लियाई था, जो पोलन ग्रेन था, इसका जो न्यूक्लियाई था एक माइक्रोस्पोर का, ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई में बदल जाएगा इसी टाइम पर, जब तक ये लेयर जमती जाएगी इसके चारों तरफ। तो एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बन जाती है, तो दो सेल में ये डिवाइड कर जाता है। तो जो छोटी सेल बनती है उसको तो बोलते हैं जनरेटिव सेल और प्रजनन कोशिका या जनन कोशिका। ठीक है। और जो बड़ी सेल होती है उसे बोलते हैं कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाएगी ये? वेजिटेटिव सेल। तो टू सेल स्टेज बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको? टू सेल स्टेज। तो इस कंडीशन में लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म हैं जो उनमें पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है। और जब ये स्टिग्मा पर जाकर के पड़ जाते हैं तो उस टाइम पर, और कुछ पौधों में जब ये अपने एंथर में होते हैं उसी टाइम पर एक डिवीजन और हो जाता है इस तरीके से। तो ये मान लो एंथर है, ये बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल हो गई। तो जो ये लोअर सेल थी इसमें एक डिवीजन और हो गया, और डिवीजन होकर के एक दो सेल और बन गई। इन दो को बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलेंगे इन्हें? मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। तो ये कितनी सेल स्टेज हो गई? 3 सेल स्टेज। ठीक है। तो ये डिवीजन कुछ उन पौधों में जिनमें पोलिनेशन यहाँ पर हो गया है 2 सेल स्टेज पर, उनमें तो जब वो स्टिग्मा पे पड़ जाएंगे तब, और कुछ पौधों में यहाँ पर यानी कि रिमेनिंग जो 40% पौधे हैं उनमें एंथर के अंदर ही ये वाला डिवीजन हो जाता है, तो 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर का इस तरीके से, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन में बदल जाना, परागकण में बदल जाना लघु बीजाणु का, इस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन को क्या कहा जाता है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो पेपर में हमेशा ही आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैपिटम। टैपिटम क्या होती है उसके ऊपर एक अपने नोट लिखे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टैपिटम। टैपिटम क्या होती है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ए एंथर। एंथर की सबसे क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इट इज मल्टी न्यूक्लिएट विद डेंस साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है इसका वो गाढ़ा होता है और ये बहु केंद्रकीय होती है। दो बातें याद रखनी है। और ये परागकोश की सबसे अंदरूनी परत होती है। ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट और डेंस साइटोप्लाज्म के आधार पर ये दो प्रकार की सेल होती हैं। एक को बोलते हैं ग्लैंडुलर, जिसमें ग्लैंडुलर सेल पाई जाती हों वो कहलाती है ग्लैंडुलर टैपिटम, और जिसमें पाई जाती हो अमीबॉयडल दूसरी सेल होती है अमीबॉयडल, यानी कि प्लाज्मोडियम टाइप की, प्लाज्मोडियल टैपिटम। दूसरा नाम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम टैपिटम। तो इसमें इस प्रकार की सेल, प्लाज्मोडियम सेल आप जानते हो, प्लाज्मोडियम उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, ऐसी कुछ भी होती है, और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। दूसरा जो ग्लैंडुलर होती है वो अपना सिक्रीशन छोड़ती है, और सिक्रीशन छोड़ करके उनको डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रदान करती है अपना स्त्रावण करके। तो ये दो प्रकार की हो गई इसका आधार। उसके अलावा जो टैपिटम का दूसरा फंक्शन है, जैसे एक पहले बताया मैंने, कैलोलेज इंजाइम का सिक्रीशन करती है, जो कैलोज को कोलेज होता है ना, इस एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। और दूसरा ये एक प्रकार के कण बनाती है जिन्हें बोलते हैं ऊबिश
बॉडी या ऊबिश कण किसका निर्माण करती है? टैपिटम ऊबिश कण का निर्माण करती है। जो ऊबिश कण होते हैं वो स्पोरोपोलेनिन से भरे होते हैं, जो कि एक बहुलक है, मान लीजिए इट इज ए पॉलीमर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इनका ये बहुलक है तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक पॉलीमर। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कैरोटीनॉइड से मिलता है, कुछ का मानना है कि ये प्रोटीन से मिलता है, कुछ का मानना है कि ये फैट से मिलता है। तो इट इज़ एन मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स, इसलिए इसको क्या कहा गया? कार्बोनिक पॉलीमर। ठीक है, ज़्यादातर का मानना ये कैरोटीनॉइड के साथ मिलता जुलता है। तो और दूसरी बात ये है कि जो स्पोरोपोलिन है ये दुनिया की सबसे टफ यानी कि कठोर टफ पदार्थ है, यानी कि मैटर है अभी तक का। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर, इसका उपयोग आजकल किया जा रहा है कि इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। दूसरा, ये अभी तक का टफेस्ट क्यों है ना? तो क्योंकि ये एक तो बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकती है। इसको किसी भी पीएच यानी कि एसिडिक, बेसिक और एल्कलाइन सभी पीएचओ में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन सब में सरवाइव कर जाती है। तीसरा, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, इसलिए ये दुनिया का सबसे मतलब टफेस्ट पॉलीमर है अभी तक का, ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो। ठीक है, तो डेट इज स्पोरोपोलेनिन। और ये हो गया टैपिटम के फंक्शन। तो और ये हो गया पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि किस में हुई है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई है स्पोरोजिनस टिश्यूज में से किसी ने एक पोलन मदर सेल या पीएमसी की तरह बिहेव किया, उसमें मियोसिस हुई और माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, जो कि कैलोस से जुड़े हुए हैं। सबसे पुरानी सेल कौन सी होती है जो स्पोर बनाने में मदद करती है? आर्चिस्पोरियल सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर सूतक कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाएगा। ये टेट्राड है, इस तरीके के नजर आएंगे। और ये इनमें डिवीज़न हुआ 1 से 2, और ये हो गया, ये हमारा पेराइटल सेल से बनी हुई लेयर हो गई, और ये हमारी स्पोरोजिनस टिश्यूज की लेयर हो गई। ठीक है, तो देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये नरिशिंग लेयर होती है टैपिटम, और सेंटर जो होता है डेट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो जो ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसको जब तक पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर बनते हैं तब तक इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। और जैसे ही इसमें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में बदल जाते हैं, तब इसको क्या कह देते हैं? पोलन सैक कह देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जल्दी जल्दी पूरे 12th की, और शायद जुलाई से फिर हम 11th का शुरू करेंगे। तो काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।